हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वह है भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी, भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20वीं सदी में आने वाला यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था ब्रिटिश शासनकाल में भारत के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, आज हम इस एक्ट की बारीकियां ध्यान रखेंगे, जैसे आखिर इस एक्ट का आधार क्या है, आखिर इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश संसद का, आखिर इस एक्ट को लाने के लिए जो जिम्मेदार कारण कौन थे, तत्कालीन भारतीय परिस्थिति क्या थी, आखिर इस एक्ट में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, आखिर इस एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा क्या कमी रख दी गई थी, आखिर इसकी आलोचना कैसे की गई भारतीय विद्वानों द्वारा, आखिर कांग्रेस का रुख क्या था इसके संदर्भ में और इसकी आलोचना क्या है। तत्पश्चात दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि आखिर इस एक्ट का हमारे लिए महत्व क्या है। इस प्रकार से दोस्तों हम इस एक्ट का पूरा सविस्तार अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अब तक हमने जितने संवैधानिक विकास से संबंधित एक्ट पढ़े हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे श्री जॉन मार्ले और भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं कि आखिर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपसे क्या उठ सकते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आपको किस तरह से देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम इसी विषय में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के पारित किए जाने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यह एक्ट भारतीयों को संतुष्ट करने में क्यों असफल रहा? डिस्कस द मेन रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, व्हाई इट कुड नॉट सेटिस्फाई द इंडियंस। तत्पश्चात दोस्तों सन 1909 के अधिनियम के पूर्व की स्थिति तथा उसके मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्री एक्ट सर्कमस्टांसेस एंड मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1909। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के दोषों का वर्णन कीजिए। मेंशन द मेन डिफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तत्पश्चात दोस्तों मार्ले मिंटो सुधारों की समीक्षा कीजिए। तत्पश्चात एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवेचन कीजिए। एक और प्रश्न आ सकता है दोस्तों आपको इस टॉपिक से कि भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सन 1909 का एक्ट कोई उत्तर न था और न ही हो सकता था। इस कथन की व्याख्या करिए। द रिफॉर्म ऑफ 1909 afforded no answer and could afford no answer to Indian political problem. Comment. तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है। प्रोफेसर कीथ का एक कथन है, सन 1909 के सुधार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुए हैं। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस एक्ट के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करते समय तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे, आखिर महत्वपूर्ण पदों पर कौन आसीन थे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे अल्बर्ट एडवर्ड। अल्बर्ट एडवर्ड के काल में ही यह महत्वपूर्ण एक्ट आया। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे श्री एच एस अस्किथ।
तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भारत राज्य सचिव थे श्री जॉन मार्ले और तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। उक्त चारों महानुभावों के प्रयासों से ही भारत परिषद अधिनियम 1909 अस्तित्व में आया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं, इस तरह के जब प्रश्न आपसे उठते हैं तब आपको क्या आंसर में लिखना चाहिए। आखिर इस तरह के प्रश्न चाहते क्या हैं कि आप आंसर में किस विषय वस्तु का समावेश करें। आइए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के विषय में हम देखते हैं कि आखिर इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद इसे भारत के संदर्भ में क्यों लाई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके दो उद्देश्य थे। सबसे पहला, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के दोषों का निवारण करना, सबसे पहली चीज, ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों एक और उद्देश्य था इसका इनहेरेंट कि सांप्रदायिकता को उभार कर, सांप्रदायिकता की समस्या को भारत में जन्म देकर भारत में उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से निपटना, यह था इसका ओरिजिनल मोटिव। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं आखिर इसका आधार क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आधार था सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इस एक्ट को बाकायदा ब्रिटिश संसद से पारित भी किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट को लाने के कुछ कारण थे। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार आखिर इस एक्ट को क्यों लाई, तो उसके कुछ कारण थे। इन कारणों के विषय में भी हमें जानना आवश्यक है। जैसे दोस्तों सबसे पहला, भारतीय परिषद एक्ट 1892 से उत्पन्न असंतोष। इसके पूर्व आने वाला जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस एक्ट से भारतीयों की आकांक्षाएं तुष्ट नहीं हो पाई थी और भारतीयों में और अधिक असंतोष फैल चुका था। तत्पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय आपदाओं का दुष्प्रभाव। दोस्तों यह समय था भारत में प्राकृतिक आपदाओं का और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन आपदाओं में भी भारतीयों की इच्छाओं को, भारतीयों के हित को नहीं देख रही थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन प्रेस द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं का जो संचार किया गया था उससे भी निपटना इस एक्ट का प्रमुख कारण था। इस समय उग्रवादी और आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का विकास होता गया, क्योंकि भारतीय जनता संवैधानिक प्रतिरोध के उचित परिणाम न आने से व्यथित थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय सांप्रदायिकता का धीरे धीरे उदय हो रहा था और अंग्रेजों ने आग में घी डालने का काम किया था इस एक्ट के द्वारा। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी एक असमंजस या एक अराजक माहौल भारतीय राजनीतिक परिवेश में घोल दिया था और इसी परिप्रेक्ष्य में भी यह एक्ट लाना एक मजबूरी बन गई थी ताकि भारतीय जनता को थोड़ा संतुष्ट किया जा सके। दोस्तों विदेशों में भारतीयों का लगातार अपमान हो रहा था, विशेषकर ब्रिटेन के उपनिवेशों में, और इसलिए भी भारतीय राजनेता असंतुष्ट थे। भारतीय जनता अपमानित महसूस कर रही थी अपने को। तत्पश्चात दोस्तों वैदेशिक घटनाओं का भी इस एक्ट को लाने में एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। ब्रिटेन की स्थिति वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे करके गिरती जा रही थी और भारत जैसे बड़े उपनिवेश में यदि अराजक माहौल रहे, असमंजसता का माहौल रहे, तो यह ब्रिटेन के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों इंग्लैंड में हुए आम चुनाव 1905 में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और उसकी जगह लेबर पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई। लेबर पार्टी की सरकार भारत के संदर्भ में कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, इसलिए भी यह एक्ट आया। तो दोस्तों यह थे इस महत्वपूर्ण एक्ट को लाने के महत्वपूर्ण कारण। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर भारतीय सरकार अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार से पूर्व क्या भारत में स्थिति थी, क्या यहाँ की स्थिति थी, उसके विषय में जानना भी आपके लिए काफ़ी रुचिकर और काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। देखिएगा दोस्तों सन 1892 के पश्चात भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना व्यापक रूप से जागृत हुई। ये अब कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में न होते हुए आम जनता में
फैलती गई। पूर्ववर्ती अधिनियमों के कारण कांग्रेस के लोगों में सरकार की तरफ से अविश्वास की भावना जागृत हुई। मतलब अब कांग्रेसी नेता सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस जो समस्याएं उठाती थी वे जनहित की समस्याएं होती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस दौरान एक अविवेकशील, साम्राज्यवादी और अयोग्य लॉर्ड कर्जन को भारत का वाइसराय या गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जिसने सबसे पहला अपना कार्य किया बंगाल का विभाजन, बंग भंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की इस प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीय जनमानस उद्वेलित हो गया और इसी बंग भंग के विरोध में राष्ट्रवादी ताकतों ने एक बार फिर एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके इस कार्य से, लॉर्ड कर्जन के इस कार्य से भारतीयों में धीरे धीरे करके क्रांतिकारी विचारों की भावना प्रज्वलित हुई। अब धीरे धीरे कांग्रेस भी संवैधानिक प्रतिरोध की नीति से आगे बढ़ते हुए अहिंसक सत्याग्रह और बहिष्कार आंदोलन की तरफ थोड़ी सी आगे बढ़ी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रशासन में अब तक के जो सुधार किए जाते रहे उससे भारत की जनता तनिक भी संतुष्ट नहीं थी। देश में ब्रिटिश शासन का निरंतर विरोध बढ़ता जा रहा था। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति थी इस एक्ट को लाने के पूर्व की। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी खेमे ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की घनघोर आलोचना की और इन आलोचनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भी किया। ध्यान रखना दोस्तों, इसी समय पर देश में अनेक क्रांतिकारी दलों का भी गठन महाराष्ट्र में और बंगाल में किया गया। धीरे धीरे कांग्रेस में भी उग्र राष्ट्रीय तत्व, जिन्हें हम जानते हैं गरम दल के नाम से या गरम खेमे के नाम से, उसने अपना प्रभाव कांग्रेस पर बढ़ाना शुरू कर दिया। देश में स्वशासन की मांग धीरे धीरे करके तीव्रतर होती जा रही थी। इसीलिए कांग्रेस के उग्र पक्ष ने अपना लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति को घोषित कर दिया। अपना पूर्ण लक्ष्य क्या है अब कांग्रेस का? स्वराज्य की प्राप्ति करना। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्वराज्य की प्राप्ति का तात्पर्य है अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना से था, जिसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व हो। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वराज प्राप्ति का आपको अर्थ जानना काफी आवश्यक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारतीय समस्याओं की उग्रता को, विकरालता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। तत्कालीन भारतीय राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले ने तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो से पत्र व्यवहार किया और आपसी वार्ता में दोनों ने यह निश्चय किया कि हमें ऐसे सुधार करने चाहिए जो कि कांग्रेस के उदारवादी नेता तो कम से कम स्वीकार कर लें। ठीक है, क्रांतिकारी उग्रपंथियों से उनका लेना देना नहीं, उनका तो ये था कि कांग्रेस का उदारवादी खेमा ऐसे सुधारों को स्वीकार कर ले। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी से पूर्व भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। देश में धीरे धीरे क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इन्फ्लुएंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी लीडर्स, देश में हिंसात्मक कार्रवाइयां की शुरुआत हो चुकी थी। वायलेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री, भारतीय शक्तियों को दुर्बल करना। अंग्रेजों का यह लक्ष्य था कि जैसे भी हो भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों को दुर्बल कर दिया जाए, टू वीकन द इंडियन पावर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हीं पूर्व स्थिति के बारे में थोड़ी सविस्तार चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव 1892 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसी भी तरह की राजनीतिक सुविधा नहीं दी। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिए गए आश्वासन भी गलत साबित हुए। कांग्रेस के क्रांतिकारी या उग्रपंथी नेताओं ने
सरकार के व्यवहार की कटु आलोचना शुरू कर दी और क्रांतिकारी उग्रपंथी नेताओं ने अब धीरे धीरे करके कांग्रेस को भी अपने विश्वास में लेना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हुआ करता था अखिल भारतीय स्तर का। इसीलिए उग्रपंथी और क्रांतिकारियों ने धीरे धीरे कांग्रेस को विश्वास में लेना शुरू कर दिया। इन क्रांतिकारी गतिविधियों को भी इस एक्ट के पारित होने का महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व स्थिति थी वह थी देश में हिंसात्मक कार्रवाइयों का होना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन भारत राज्य सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त भी कर दिया गया, लेकिन इससे भारतीयों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाया और धीरे धीरे करके देश में हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार से जो प्रार्थना करते करते ऊब चुके भारतीय थे, उन्होंने भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में, हिंसात्मक गतिविधियों में जोर शोर से हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों यह थी दूसरी पूर्व स्थिति 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के आने से पूर्व की। और तीसरी महत्वपूर्ण दोस्तों, भारतीय शक्तियों को दुर्बल करना। ब्रिटिश सरकार भारत की राष्ट्रीय शक्तियों को कमजोर रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि भारत में किसी भी तरह की एकता स्थापित न हो, क्योंकि दोस्तों यदि भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों में एकता स्थापित हो गई, उग्रपंथियों में, क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ताओं में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी खेमे में, तो इसका सामना करना ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल होता। तो वह तो चाहती ही थी कि राष्ट्रीय शक्तियों को कमज़ोर किया जाए, उनमें एकता न हो पाए, ताकि उनका साम्राज्य, उनका शासन निष्कंटक भारत में चलता रहे। दोस्तों उपरोक्त परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने स्वयं तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा और उस पत्र का मूल क्या था दोस्तों कि मैं कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध एक प्रतिभार के विषय में कुछ समय से विचार कर रहा हूं। मेरी यह निजी धारणा है कि एक राज्य परिषद अथवा एक प्रीवी काउंसिल का त्वरित निर्माण कर दिया जाए, जिसमें देशी रियासतों के नरेशों के साथ साथ देश के, भारत के कुछ बड़े लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाए और इस प्रीवी काउंसिल या राज परिषद की हफ्ते 15 दिन के लिए वार्षिक आधार पर एक बैठक दिल्ली में हो जाया करें और ऐसा होने पर हम इस समस्या का समाधान पा सकते थे। मतलब उनका उद्देश्य था भारतीय बुद्धिजीवी नेताओं और भारतीय राजा रजवाड़ों के माध्यम से भारतीय जनता में जो पनप रहा था असंतोष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उसको दबा दिया जाए। इस पत्र की भाषा तो यही दिखाती है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों, यद्यपि लॉर्ड मिंटो उस समय एक पृथक काउंसिल, जिसे उन्होंने कहा था राज्य परिषद या प्रीवी काउंसिल, उसे बनवा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने की जो रणनीति का सहारा लिया, उससे भारत में सांप्रदायिकता का विष घुल गया। भारतीय राजनीतिक वातावरण पूर्णतः सांप्रदायिकता के विष से सराबोर हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह, जीएन सिंह भी कहते हैं हम इन्हें, ने इस एक्ट के संदर्भ में लिखा है कि लॉर्ड मार्ले और मिंटो के नाम से प्रथम सुधार अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भारत मंत्री तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति तो हो गई। तो दोस्तों यह कहना था गुरुमुख निहाल सिंह का। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर भारत सरकार अधिनियम 1909 की मुख्य धाराएं, मेन प्रोविजंस क्या हैं। तो दोस्तों हम इन्हें पहले शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं और फिर इनका विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों का इस एक्ट में वर्ग विभाजन किया गया, कैटेगराइजेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन असेंबलीज। दूसरा दोस्तों, भारतीय गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों प्रांतीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तत्पश्चात दोस्तों निर्वाचनों का आधार, बेसिस ऑफ इलेक्शन। तत्पश्चात दोस्तों निर्वाचन समूह का विभाजन, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल ग्रुप्स। इसके अंतर्गत दोस्तों साधारण निर्वाचक मंडल, जनरल इलेक्टोरेट, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, क्लास इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, विशेष निर्वाचक मंडल, स्पेशल इलेक्टोरेट का भी गठन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों भारतीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि कर दी, इंक्रीजिंग इन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे बजट, जैसे प्रश्न पूछने का अधिकार, राइट टू आस्क द क्वेश्चन, सार्वजनिक विषयों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू प्रपोज द बिल रिगार्डिंग पब्लिक इश्यू, परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियंस इन द काउंसिल। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने देखा भारत सरकार अधिनियम 1909 की प्रमुख धाराओं के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके साथ भी कई सहायक धाराएं भी इसके साथ संबद्ध थी, उन सभी का अब हम एक सविस्तार अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मार्ले और मिंटो की सुधार योजना को अंतिम रूप देते हुए 1909 में एक नवीन भारतीय अधिनियम को पारित किया, जिसमें कई प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों को हम शीर्षक वाइज कुछ इस तरह से देख सकते हैं। नवीन नामांकन व्यवस्था या नवीन निर्वाचन पद्धति का समावेश इस एक्ट की यह जान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का वर्ग विभाजन 3 रूप से किया गया। सबसे पहले दोस्तों थे पदेन सरकारी सदस्य, द्वितीय हैं नामांकित सरकारी सदस्य और तृतीय हैं निर्वाचित सदस्य। तो अब गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका हो या फिर प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा हो, उसमें 3 प्रकार के सदस्यों की कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई। तत्पश्चात दोस्तों निर्वाचन समूह का भी विभाजन किया गया। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या चालू की गई? निर्वाचन प्रणाली। तो इस निर्वाचन प्रणाली में 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल को गठित किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला था साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल और विशेष निर्वाचक मंडल। यह निर्वाचक मंडल ही उन सदस्यों का चुनाव करते थे जो कि आगे चलकर प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओं में या गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका में शामिल होंगे। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि साधारण निर्वाचक मंडल का तात्पर्य क्या होता है। तो इस निर्वाचक मंडल में प्रांतीय व्यवस्थापिका के गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रांतीय व्यवस्थापिका गैर सरकारी सदस्य ही गवर्नर जनरल की भारतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। यह कहलाता था दोस्तों साधारण निर्वाचक मंडल। तत्पश्चात दोस्तों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, क्लास इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरकार ने इस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों के लिए विशेष प्रकार के निर्वाचक मंडल स्थापित किए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व के विषय में विशेष रियायतें इस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई। उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं हेतु आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में अत्यधिक कम रखा गया। दोस्तों यह एक सरासर अन्याय था तत्कालीन भारत में रहने वाले हिंदू समाज के साथ में। दोस्तों इसके साथ ही विशेष निर्वाचक मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें जमींदार, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ के सदस्य शामिल थे। दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि व्यवस्थापिका सभाओं और गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका में भी सदस्यों का वर्ग विभाजन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों निर्वाचक मंडल में भी वर्ग विभाजन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि मतदाता समूहों का भी इस एक्ट में विभाजन किया गया। मतदाताओं को भी अब 3 वर्गों में बांटा गया। दोस्तों ये मतदाता समूह क्या थे? यह थे 3। सबसे पहले थे सामान्य मतदाता,
द्वितीय थे वर्ग मतदाता, जैसे जमींदार और मुस्लिम वर्ग के जो सदस्य हैं उन्हें रखा जाता था इसमें वर्ग मतदाता के रूप में। विशेष मतदाता विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल या व्यापार संघ जो भी हैं, इनके जो सदस्य हैं इन्हें कहा जाता था विशेष मतदाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में मताधिकार सीमित व्यक्तियों को ही प्राप्त था और इस एक्ट में आम जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने जैसी कोई बात नहीं थी। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन निर्वाचनों का आधार क्या था, बेसिस क्या था। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में भारत में निर्वाचन पद्धति का आधार सांप्रदायिक और वर्ग भेद को घोषित किया। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्रोवाइड किए गए। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के लिए विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं में कुछ स्थान आरक्षित भी कर दिए। ध्यान रखिएगा, उन्हें जनसंख्या की तुलना में काफ़ी अधिक सीटें व्यवस्थापिका सभाओं में प्रोवाइड भी की गई थी। तत्पश्चात दोस्तों, निर्वाचित सदस्य जो भी यह मतदाता समूह निर्वाचन करता था, उनके विषय में कहा जाता था कि प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हमारे देश के लिए उचित नहीं है, इसीलिए वर्ग और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व मिले। मतलब दोस्तों, प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की इसमें पूरी अवहेलना की गई और वर्ग और विशेष हितों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। इस एक्ट में विभिन्न वर्गों को या विभिन्न हित समूहों को प्रतिनिधित्व प्रोवाइड किया गया, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि नाम की कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं रही। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की संरचना के विषय में। ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल एक सदनी हुआ करता था और इसकी सदस्य संख्या हुआ करती थी 69। तो 69 सदस्यीय केंद्रीय विधानमंडल की संरचना के विषय में अब हम सिलसिलेवार जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें सरकारी सदस्य हुआ करते थे 37 और गैर सरकारी हुआ करते थे 32। दिख रहा है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय प्रतिनिधित्व क्या है। टोटल मिला के देखें तो 69 सदस्यों में सरकारी सदस्य, सरकार के खेमे वाले 37 और गैर सरकारी सदस्यों में 32 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, गैर सरकारी सदस्यों में भी गवर्नर जनरल द्वारा कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। कि सबसे पहले सरकारी सदस्यों में 9 सदस्य हुआ करते थे जो पदेन पदाधिकारी होते थे, मतलब जो उस पद पर नियुक्त है वह व्यक्ति केंद्रीय विधानमंडल का भी सदस्य है। दूसरे दोस्तों, नामांकित सरकारी सदस्य जिन्हें गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा नामांकित किया जाता था। तो सरकारी सदस्यों के बारे में देख लिए दोस्तों। अब हम देखते हैं गैर सरकारी सदस्यों के विषय में। तो गैर सरकारी सदस्यों में 27 सदस्य हुआ करते थे निर्वाचित सदस्य और 5 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की संरचना थी सरकारी सदस्यों की और गैर सरकारी सदस्यों की। दोस्तों, हम अब आगे देखते हैं कि आखिर ये पदेन पदाधिकारी होते कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वयं गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के कार्यकारी पार्षद जिनकी संख्या थी 7 और एक हुआ करता था असाधारण सदस्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 9 सदस्य हुआ करते थे पदेन पदाधिकारी। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्यों में किस तरह से वर्ग विभाजन किया गया। दोस्तों देखिएगा, देश के 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल हुआ करते थे। इसमें 13, मतलब 9 प्रांतीय परिषदों के पास, 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के पास कितने सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार था? 13 सदस्य। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों, बंबई के वाणिज्य मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1 सदस्य का चयन किया जाता था। बंगाल के वाणिज्य मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया था। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से 5 सदस्यों को निर्वाचित होना था और एक मुस्लिम जमींदारों के द्वारा 1 सदस्य को निर्वाचित किया जाना था। इसके अलावा दोस्तों, भूमिपतियों या जमींदारों द्वारा भी 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। इस प्रकार से दोस्तों इनकी टोटल सदस्य संख्या होती है 27।
ठीक है, देखा आपने किस तरह का निर्वाचित सदस्यों में भी भेदभाव था। देखिएगा दोस्तों, इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में आप देखिएगा कि इन 27 सदस्यों में से 2 विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते थे। अभी देखा था आपने, बंगाल और बंबई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक एक सदस्य, 13 सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा, अभी देखा था आपने 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा, 12 वर्गीय निर्वाचक मंडल, दोस्तों 6 तो हो गए जमींदारों द्वारा और 6 सदस्य हो गए मुस्लिम समाज के द्वारा और मुस्लिम जमींदारों के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था की गई। इनमें इतना घालमेल कर दिया, जटिलता कर दी, विभाजन कर दिया गया कि ये कभी एक ना हो सके। ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 37 तो सरकारी सदस्य हैं मनोनीत और पदेन, प्लस जो 32 गैर सरकारी थे उनमें भी 5 का चयन कौन करते थे? गवर्नर जनरल। तो 37 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 42। तो 42 सदस्य तो हैं सरकार के खेमे के। तो अब बताइए दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय जनता की मांगों की सुनवाई कैसे हो सकती थी? वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था? भारतीय जनहित के बारे में कैसे विचार कर सकता था? ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किए गए इस एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रांतीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया इस एक्ट में, और इसके अंतर्गत दोस्तों बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा की व्यवस्थापिकाओं के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 50 निर्धारित की गई। तत्पश्चात बर्मा और असम, ध्यान रखिएगा बर्मा भारत के अंतर्गत ही समाहित था ब्रिटिश शासन में, बर्मा और असम के लिए सदस्य संख्या 30 रखी गई। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं इसमें? 30। तत्पश्चात दोस्तों पंजाब के लिए भी 20 सदस्यों की एक व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, इतने सदस्यों के अलावा भी कुछ अतिरिक्त पदेन सदस्य भी शामिल किए जाते थे प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में। देखिएगा दोस्तों कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का पुनर्गठन एक सारणी के रूप में देख लीजिए कि बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। अधिकतम सीट कितनी है यहाँ पे दोस्तों? 50। असम और बर्मा कितनी सीट दिख रही है दोस्तों यहाँ पर? 30। और पंजाब जिसमें कितनी सीट दिख रही है आपको? 20। यह थी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या। ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त पदेन सदस्य भी इन प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में शामिल किए जाते थे। दोस्तों व्यवस्थापिका सभा में सदस्यता कुछ इस प्रकार से थी। कुछ दोस्तों रहते थे इसमें सरकारी सदस्य, कुछ रहते थे दोस्तों इसमें गैर सरकारी सदस्य, और कुछ रहते थे इसमें निर्वाचित सदस्य। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की सदस्यता कुछ इस प्रकार से थी कि कुछ हुआ करते सरकारी सदस्य, कुछ गैर सरकारी और कुछ निर्वाचित सदस्य। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार तत्कालीन जो नगर पालिकाएं थी, जिला मंडल थे और व्यापार संघ थे, वे करते थे। अर्थात निर्वाचन आम जनता द्वारा न होकर जमींदारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को कोई स्थान नहीं दिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने किस तरह की निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल किया था प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को चयनित करने में। तो ध्यान रखिएगा, वह पद्धति थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति। ध्यान रखिए दोस्तों, सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार किन्हें था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार जमींदार, व्यापारी या उद्योगपति, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय, यह चारों संस्थाएं मिलकर ही प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन किया करती थीं। दोस्तों प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में तीव्र वृद्धि की
और पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का विधान परिषदों में बहुमत को स्थापित किया गया। यह पहली बार हुआ है ऐतिहासिक रूप से भारतीय संवैधानिक विकास में। लेकिन दोस्तों गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक थी। क्या है दोस्तों? गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में इनकी सदस्य संख्या बहुमत में हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधानमंडलों में गैर सरकारी बहुमत को हानिप्रद नहीं समझा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर भी इसका अर्थ चुने हुए सदस्यों के बहुमत से नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर द्वारा ही, प्रांतीय गवर्नर द्वारा ही मनोनीत किया जाता था, नामांकित किया जाता था, नाम निर्दिष्ट किया जाता था। और ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य हमेशा सरकार का ही पक्ष लिया करते थे। वो हमेशा निर्वाचित सदस्य जो जनता की मांग उठाते थे और उनके विरुद्ध हमेशा यह सरकार का ही पक्ष लिया करते थे। यह था दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के संदर्भ में इस एक्ट में किए गए प्रमुख बदलाव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो निर्वाचन पद्धति अपनाई थी इस एक्ट के द्वारा वह थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अब दोस्तों ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कैसे काम करती थी उसको देखिएगा। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन किया जाता था। स्थानीय निकायों से क्या करा? निर्वाचन परिषद का गठन कर लिया, पहली बात तो। फिर दोस्तों ये जो निर्वाचन परिषद है वह प्रांतीय विधायिका या विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। तो स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद, निर्वाचन परिषद से प्रांतीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका, गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय निकाय से निर्वाचन परिषद, निर्वाचन परिषद से प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका से केंद्रीय व्यवस्थापिका। इस प्रकार से दोस्तों ये चेन चलती थी इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्यकारिणियों का भी पुनर्गठन किया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर और भारत राज्य सचिव, इन तीनों की कार्यकारिणियों का अब पुनर्गठन किया गया इस एक्ट के माध्यम से। क्या किया गया दोस्तों? प्रांतीय गवर्नर, तीन प्रमुख प्रांतीय गवर्नर थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। इनके गवर्नर्स की कार्यकारिणियों के सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। अब 3 नहीं है, अब 4 है। तत्पश्चात दोस्तों डिप्टी गवर्नर, कई प्रांतों में डिप्टी गवर्नर को भी नियुक्त किया गया था जो छोटे प्रांत थे। तो इनको भी अपनी कार्यकारिणी को नियुक्त करने का और उसमें सदस्यों को शामिल करने के लिए सक्षम बनाया गया, अधिकार संपन्न बनाया गया। तत्पश्चात दोस्तों वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किए गए प्रथम सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आगे चलकर लॉर्ड सिन्हा भी हुए, अर्थात उन्हें लॉर्ड सभा का भी सदस्य घोषित किया गया। और आगे चलकर ध्यान रखिएगा दोस्तों वे एक भारतीय प्रांत के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। तो भारतीयों की तरफ से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और भारतीय प्रांत का पहला गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय भी बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तत्पश्चात दोस्तों भारत परिषद में 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया जो भारतीय थे। पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे केसी गुप्ता। सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता भी भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले पहले 2 भारतीय बने। दोस्तों कार्यकारिणियों के पुनर्गठन के पश्चात अब हम देखते हैं कि आखिर विधान परिषद के सदस्यों के विशेषाधिकार या अधिकार क्या दिए गए इस एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया विधान परिषद के सदस्यों को। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस अधिकार का प्रयोग
असीमित नहीं, कुछ सीमाओं के अधीन था। मतलब इस पर कुछ निर्बंधन थे, जैसे सैन्य मद और कई ऐसी मदें जिसे गवर्नर जनरल पहले से निर्धारित करें, उनके ऊपर भारतीय विधान परिषद के सदस्य बहस नहीं कर सकते थे। फिर भी बजट पर बहस करने का अधिकार मिला सीमित अर्थों में। तत्पश्चात दोस्तों, सार्वजनिक विषयों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकार था विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में कि अब विधान परिषद के सदस्य 15 दिनों की पूर्व सूचना पर सार्वजनिक विषयों से संबंधित प्रस्ताव पेश कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, यह प्रस्ताव सुझावों के समान थे और इन्हें बिना परिषदों की सहमति के पारित या लागू नहीं किया जा सकता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वाद विवाद के दौरान इनमें संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके द्वारा सार्वजनिक विषयों से संबंधित प्रस्ताव की विधान परिषद के सदस्यों को पेश करने की छूट मिली। हाँ, उस पर कुछ निर्बंधन थे, जैसे 15 दिन की पूर्व सूचना इसके लिए दिया जाना सदन को आवश्यक था। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों, प्रश्न पूछने का अधिकार। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा जो विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन सीमित मात्रा में। ठीक है, ये असीमित अधिकार नहीं था। तत्पश्चात दोस्तों, परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति। इस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी दोस्तों कि भारत मंत्री हों या गवर्नर जनरल हों, उनकी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश नौकरशाही ने इस उपबंध का घनघोर विरोध करा, लेकिन ध्यान रखिएगा, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने इस विरोध की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब उन्होंने इसे अनसुना सा कर दिया। मतलब परिषदों में भारतीय को नियुक्ति किया जाना संभव हो पाया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में लगातार से वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनसे संबंधित विषयों पर संशोधन प्रस्ताव पेश करने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने, सार्वजनिक हितों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने इत्यादि जैसे अधिकार दिए गए सदस्यों को विधान परिषद के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किंतु गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर अपनी व्यवस्थापिकाओं में पारित प्रस्तावों को मना करने के लिए, ठुकराने के लिए, अस्वीकृत करने के लिए, खारिज करने के लिए अधिकार संपन्न बनाए गए। कुछ विषयों पर तो दोस्तों विधान परिषद में बहस ही नहीं हो सकती थी, जैसे विदेशों से संबंध। मतलब वैदेशिक मामले सीधे किसके अधीन हो गए? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन के। देशी राजाओं से संबंध, अब किस तरह से ब्रिटिश क्राउन देशी राजा रजवाड़ों से संबंध रखेंगे, उस विषय पर भी विधान परिषद में कोई बहस नहीं हो सकती थी। और ऐसे विषय जो कि न्यायपालिका के न्यायाधीन हो, विचाराधीन हो। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ लगाम भी लगाई गई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए थे भारतीय विधान परिषद के सदस्यों पर। दोस्तों, तो अब तक हमने देखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कि आखिर इसके उद्देश्य क्या थे, आखिर इस एक्ट का आधार क्या था, आखिर इस एक्ट को लाने के जवाबदेह कारक कौन से थे, आखिर उस समय की भारतीय स्थितियां क्या थी। तत्पश्चात दोस्तों हमने इसके देखे महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय में। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। इसे हमने नाम दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्ट 1। दोस्तों, अब हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के पार्ट 2 को लेकर अगले लेक्चर में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि आखिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के दोष क्या थे, आखिर इसकी कमियां क्या थी। इन कमियों के विषय में भारतीय राजनेताओं द्वारा इसकी किस तरह से आलोचना की गई, आखिर इसका हमारे लिए महत्व क्या है, आखिर हम इसकी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद एक बार पुनः।